आज मैं आपको सर्कुलर मोशन रीड कराने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके एप्लीकेशन को पूरा किया। इसमें हम सर्कुलर मोशन के साथ साथ आपको जो बैक चैप्टर्स हैं उनके भी प्रॉब्लम बताते रहेंगे। फिलहाल आज आप सर्कुलर मोशन देखिए कि किस तरह से इसमें हम किसी पार्टिकल के पाथ को प्रदर्शित करते हैं और इसमें आने वाली कौन सी भौतिक राशि है उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो आपने पढ़ा होगा मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, तो एक समतल में गति के दो अलग अलग उदाहरण आपको मिल रहे हैं। एक आप पढ़ चुके हैं प्रक्षेप गति, और दूसरा ये जो चल रहा है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। तो हमने सबसे पहले आपको बताया मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन जिसमें टू पार्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। मोशन इन ए प्लेन में सबसे पहले आपने जो रीड किया प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरे पार्ट को सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इस तरह से सर्कुलर मोशन आपने लिखा। फर्स्ट ये पूरा आपने कर लिया है सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन में टू पार्ट कर दे रहे हैं, देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आप रीड करते हैं, फर्स्ट देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान चाल से वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान गति वृत्तीय पथ पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये लिया गया। अब ये जो डिस्कशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए है, बल्कि इसके हम पार्ट को इस तरह से कर दें कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आप यूज़ करेंगे उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल में हम इसके टू पार्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में आपको टू पार्ट मिल जाएगा, ऐसे देख लीजिए। यहाँ से है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और इसका एक पार्ट आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ये दूसरा पार्ट इधर ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये देखिए, और इसका एक पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। और इधर आप ले सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो ये जो डिवीजन है आप इसको ऐसे समझिए, वृत्तीय गति के दो पार्ट है, क्षैतिज तल में वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के दो पार्ट हैं, क्षैतिज तल में वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। क्षैतिज तल में जो वृत्तीय गति है उसके भी दो पार्ट हैं, एक समान चाल से वृत्तीय गति और असमान चाल से वृत्तीय गति। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को डिवाइड कर दिए, इसको आपने रीड किया ही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉलम आपने देखा, डिवीजन देखा। इनको रीड करते समय कोई ना कोई एक पार्ट आप पहले पढ़ते हैं। प्रायः जो चर्चा होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही होती है। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो उनमें से जो इनिशियल पोजीशन है सर्कुलर का वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जुड़ा हुआ है। तो जो मेन हेडिंग था आपका सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति,
तो आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो आप कह सकते हैं अ पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन एज ऑल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेम प्लेन एंड द कर्व पाथ फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस। तो जब कोई कण किसी ऐसे पथ पर एक समतल में चलता है कि कण के पथ की सभी स्थितियां उसी तल में हों तथा एक दिए हुए बिंदु से उनकी दूरी कांस्टेंट हो, नियत हो, एनीवेयर, देन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इज सर्कुलर। जब कोई कण किसी ऐसे पथ पर एक समतल में गति करता है जिसके लिए किसी दिए हुए एक निश्चित बिंदु से उसकी पथ की सभी दूरियां बराबर होती हैं, तो वह पथ वृत्तीय पथ कहलाता है और वह बिंदु उसका केंद्र बिंदु कहलाता है, सेंटर होता है। ये दूरियां सब बराबर बताई जा रही हैं। फिगर में आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो समेशन है, सेंस है, वही है कि जो ऑब्जर्व पॉइंट है वो वहाँ से आप ले रहे हैं जहाँ से डिस्टेंस सब इक्वल हैं। इस तरह से आप इक्वल मान के चल रहे हैं, तो ये सर्कुलर पाथ कहलाता है। और शार्ट में क्या मिला, सर्कुलर पाथ पर जो गति है वो वृत्तीय गति है। तो मोशन ऑन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो बहुत ही स्मॉलेस्ट इसकी डिफिनीशन थी जो हमने आपको अभी बताया अभी। मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो ये आपने रेट कर लिया, देखा, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय पथ पर किसी कण की गति वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय पथ पर किसी कण की गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। वृत्तीय गति में आप हॉरिजॉन्टल का पहले लिखते हैं, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह से देखिए, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्षैतिज तल में वृत्तीय गति। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, फर्स्ट आप देख लीजिए पहला पार्ट, कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन लेते हैं तो उसमें किसी भी पॉइंट पर जो बेस है, अर्थ है या कोई रेफरेंस प्लेन है, वहाँ से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जब कोई कण क्षैतिज वृत्त में गति करता है तो कण की सभी स्थितियाँ एक निर्देश तल या रेफरेंस प्लेन से कांस्टेंट होती है। अर्थात अगर कोई कण क्षैतिज तल में वृत्तीय पथ पर है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट होगी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये आपको पॉइंट मिल गया। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नियत होती है। दूसरा, अगर वो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसकी स्पीड या चाल भी नियत होती है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक समान चाल से गति कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात आ रही है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो एक समान चाल से वृत्तीय गति में कण की चाल नियत होती है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, आर करके मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट, इज रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से वेग का परिमाण भी नियत होता है एक समान वृत्तीय गति में। अब जब वेग का परिमाण नियत होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपने देखा गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर नियत होगी, कांस्टेंट। गतिज ऊर्जा को भी हमने नियत कर दिया। तो क्षैतिज तल में एक समान चाल से अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ये आपने 2.6 में लिखा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या क्या दिया जा सकता है इसमें रीड करने के लिए, तो देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर आपने हॉरिजॉन्टल में लिया है तो क्या प्रॉब्लम दिया जा सकता है। बहुत इजी है, इसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेकर, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन होता है। देख सकते हैं कोई पार्टिकल है जो इस पाथ पर मूव कर रहा है, दिखाया जा रहा है ये ऐसे, ये मूव कर रहा है। सेंटर से ये इसका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर है और ये कोई एंगल है, दो थीटा आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं ऐसे, यहाँ से A to B। तो आपको सर्कुलर मोशन में जो भी डिस्कशन होगा, या तो पोजीशन वेक्टर की बात हो सकती है कि कोई कण अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो किसी समय उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ पर है। और एक प्लेन में है तो स्थिति को हम लोग 2 कंपोनेंट में दिखाते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन में है तो आई और जे पर, वाई जेड प्लेन पर है तो जे और के पर, जेड और एक्स प्लेन में है तो के और आई पर वो पोजीशन दिखाई जाती है। तो हम इसमें सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश के लिए हम केवल एक ही पॉइंट लेंगे, उसको हम शो भी कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ओरिजिन है एक्स वाई ए बी, ये दिखाया गया है ऐसे। देखिए, तो इसमें कह सकते हैं कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पर लेना है, जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट है या बी हमने लिख दिया है, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा जो आप शो करेंगे एक्स वाई प्लेन के बीच। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही है यहाँ पर, तो इससे अगर आप परपेंडिकुलर करते हैं, ये वाले पोजीशन यहाँ लाया गया है, तो इससे अगर आप परपेंडिकुलर करते हैं तो इसको मान लीजिए कि ये m है, तो आपको OM की वैल्यू x, BM की वैल्यू y प्राप्त होगी। ये अलग अलग इसके रिलेशन होंगे। तो हम पोजीशन वेक्टर को यहाँ से लिख दे रहे हैं, जो फिगर में है देख सकते हैं, r इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई। ट्रायंगल आपको बताया गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स का सम करते हैं तो वो उसका तीसरा उसके रिजल्टेंट को शो करता है। तो जैसा यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसका परिमाण और कोई दिशा होगी, जैसा कि हम x को i कैप से ले रहे हैं। इसको हटाना चाहते हैं तो परिमाण और कोई दिशा होगी, जैसा कि हम इसको j कैप लेना चाहते हैं। बाकी जो ट्रायंगल बना है इसमें ये 90 है, तो इन ट्रायंगल आप इसको ले सकते हैं OMB, जो एंगल M शो किया गया है वो 90 डिग्री,
देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम कॉस का कोई रिलेशन लें, कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण आप पढ़े होंगे x/r, या x की वैल्यू r कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम साइन की बात करें तो r साइन थीटा। ये आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ है x और y का। तो पोजीशन वेक्टर आपने जो ज्ञात किया उसमें x की जगह पर r cos थीटा i कैप और y की जगह पर r sin थीटा j कैप, ये इसका प्राप्त होता है। ये देखिए, तो मेन हेडिंग क्या था आपने सुना, किसी कण की स्थिति जो है जबकि वह कण वृत्त की परिधि पर कहीं स्थित है। आप अपने फिगर में दिखा रहे हैं कि कण की जो पोजीशन है वो P पॉइंट पर है और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट को XY दिखाया गया और ट्रायंगल से सॉल्व करके ये ज्ञात कर लिया गया। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया कि अगर r कॉमन ले लिया जाए तो ये डायरेक्शन को शो करेगा, लास्ट वाला cos थीटा i कैप और यहाँ sin थीटा j कैप। तो ये आपका व्यू। बाकी ये मॉडल आप ले सकते हैं, परिमाण को व्यक्त कर रहा है, ये दिशा को व्यक्त कर रहा है और r आपका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर r इज पोजीशन वेक्टर। तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं किसी सदिश का मान सदिश के परिमाण और उसकी दिशा पर निर्भर करता है। हम इसे समझा सकते हैं कि जो मॉड है वही r लिखा गया है ऐसे। तो आपने पोजीशन वेक्टर प्रूफ सहित ज्ञात किया है। किसी कण की जो स्थिति या पोजीशन है ये सामने दिया गया है, इनसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई आंसर आएगा, कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर के बाद यहाँ पर विस्थापन की बात हो रही थी, तो हम यहाँ से भी उसका यूज़ करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को अगर विस्थापित करते हैं तो कोई नई राशि प्राप्त होगी। हम इस फिगर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ हम थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हम इसी ट्रायंगल को यहाँ कहीं भी बना दे रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, सेम फिगर है, पोजीशन ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप इसको OA कह रहे हैं, ऐसे एरो दे दीजिए। AB कह रहे हैं, आप इधर एरो दे दीजिए AB, और OB कह रहे हैं, आप इधर दे लीजिए एरो, ऐसे। ये सब ड्रॉ हो गए, बन गए, देख सकते हैं। और एंगुलर पोजीशन जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, थीटा, सेम फिगर है, रोटेट करते हुए दिखाया गया है। तो आपने जो वेक्टर रूल फॉलो किया है उसके हिसाब से देख सकते हैं, चाहे आप इसको ऐड कर दें, इसके बराबर करें, या इनका डायरेक्शन चेंज करके इन दोनों को ऐड कर दें, इसके बराबर करें, ये आपके ऊपर है। फिलहाल ये R है और यहाँ डेल R है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो पोजीशन वेक्टर के बाद जो है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने जा रहे हैं, स्थिति सदिश निकालने जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर में हम विस्थापन सदिश कैसे प्राप्त होंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सेकंड पॉइंट हो गया, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए देखिए जो लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, एंगल, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो इस तरह से जो आपने लिया है वो डेल R, और कोई एंगल होगा उसको आप देख सकते हैं, या आर्क के रूप में लेना होगा, आर्क के रूप में दिखाइए, और इसमें रेडियस हमारा स्मॉल r है। आपने देखा इस तरह से हम किसी एंगल को
अगर डेल थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल आर अपॉन आर, ये आपने ज्ञात कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम डेल आर की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो इस तरह का कोई फैक्टर दिया है तो रखकर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम स्केलर फॉर्म में जब भी एंगल की चर्चा करते हैं तो ये स्केलर फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं तो फिर आप देखिए क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म के लिए। तो इनका वेक्टर सम जैसे इसका है, इसका सम कर सकते हैं। तो जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो आप कह सकते हैं ओ ए, देखिए एरो इधर, प्लस अब इसको देखिए ए बी इक्वल टू ओ बी। तो इसमें ये आर आपने लिखा था, यहाँ पर डेल्टा आर, यहाँ पर भी आर, लेकिन दोनों के डायरेक्शन में अंतर है। जब भी आप सॉल्व करेंगे इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। तो डेल आर आर, तो ये इसके डायरेक्शन को जो शो किया गया है वो ध्यान देना होगा, इनमें हम किसको किस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो वैसे तो आपको डायरेक्शन अलग से नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इनके डायरेक्शन अलग है तो ये जीरो नहीं होगा, और उसको आपको लिखकर बताना होता है इसकी कोई डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कर दिया आर इसका मॉड हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे लिख दिया कैप, इसका मॉड हो गया और इसका कोई डायरेक्शन लिख दिया ऐसे, दोनों का हमने डायरेक्शन सेम ले लिया। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा संभव नहीं होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में ऐसा संभव होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि लगातार पोजीशन उसकी चेंज होती रहती है, किसी कारण अगर वो कहीं इक्वल भी है तो वो पर्टिकुलर कोई कंडीशन होगी, केस होगा। तो आप यहाँ पर जो ध्यान दे रहे हैं कि इनके डायरेक्शन अलग अलग होंगे क्योंकि आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, पोजीशन लगातार वेरिएबल होता है। अब जो कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, जैसे डेल आर मॉड ऑफ आर, अब ये डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे देखिए, या R2 लार्ज है तो R2 माइनस आप R1 कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं, वो मान रखकर ज्ञात किया जा सकता है। तो चेंज इन पोजीशन में अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप इस तरह से ड्रा करके कोई यूनिट या डायरेक्शन दे सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि लिखा गया है। अब मैग्नीट्यूड की बात आती है, परिमाण की बात आती है। मैग्नीट्यूड तो आप तो आसानी से रीड भी किए हैं, यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो बहुत ही आसान है। जैसे आपने पढ़ा है मॉड ऑफ डेल्टा आर, ये मॉड हमने लगा दिया। तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है हम लोग स्वतः गुणन विधि या सेल्फ मल्टीपल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं और उससे सॉल्व किया जाता है, आसानी से आ भी जाता है। सेल्फ मल्टीपल प्रोसेस या और भी आपके पास तरीके हैं जिनको आप उपयोग करके आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मॉड की बात आती है तो अंडर रूट, अब आप देख सकते हैं जब भी हम किसी वेक्टर के पार्ट को मॉड में लेते हैं, जैसे यहाँ लिख भी रहे हैं कि वेक्टर ए है 3i + 4j, अब आप इसका मॉड निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, 4 का 16, j का स्क्वायर, ये देखिए ये प्रोसेस होता है।
लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक पार्ट की डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा। किसी एक पार्ट के डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं, जैसे वेक्टर ए है, लिखा गया है 3i + 4j। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके हम डायरेक्शन को ही चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब भी इसके किसी डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो जहाँ प्लस होगा माइनस हो जाएगा। हम इसको a' मान ले रहे हैं डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। 3i और जो प्लस है उसको हम माइनस कर दे रहे हैं, जैसा कि -j। ऐसा हो गया, देखिए डायरेक्शन चेंज करने से। अब अगर कहा जाए कि इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड निकालिए, देखिए तो आप कहेंगे इनका स्क्वायर दोनों का 9i² 16j², इस तरह से देख लीजिए। और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से देखिए, और ये लिखा है देखिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो प्लस लेकिन यहाँ माइनस अवश्य आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आया कि आप जो है इस तरह से लिखेंगे, जैसे ये 9 आ गया क्योंकि i² 1 हो जाएगा, +16 क्योंकि j² में है 1 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो यह माइनस से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो -2ab। अब ये आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके किसी फैक्टर में आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ i और j का था, अब यहाँ i और j का मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पढ़ा होगा i क्रॉस j, डायरेक्शन वगैरह हम लोग बताते हैं प्लेन का। तो ऐसे अगर कहीं है तो आप इनको लिखकर फिर स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे क्रॉस का तो वो k² भी 1 हो जाएगा, आ जाएगा cos थीटा या फाई, जो भी लिखे हों। फिर वही चीज़ होगा कि a और b आप यहाँ किसको मान रहे थे, तो यहाँ पर आप 3 और 4 को मान रहे थे। इनकी कोई वैल्यू दिए हैं तो 3 और 4 रख दीजिए, ये आपका मॉड ऑफ a आ गया। तो आसान है, किसी एक पार्ट में हम ये रोल यहाँ पर आपको समझाए थे, देख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, इसी तरह से मॉड ऑफ ΔR आप लेकर निकाल सकते हैं। ये इसमें हमने कहा था इसके डायरेक्शन चेंज होंगे, ऐसे लेना चाहते हैं इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल है, फाइनल है, तो जो ये डायरेक्शन है इसका आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए चेंज करने के बाद क्या पोजीशन होगी, ऐसे है, ये है, ये है। यहाँ से डायरेक्शन हम आप चार्ट में देख लें कि किस तरह से चेंज हो रहा है। इसके एरो को इधर कर दीजिए, देखिए इधर था -r, इसके एरो को इधर आने दीजिए +r, और a से b की ओर एरो लगा दीजिए डायरेक्शन के लिए। a से b, a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा ΔR। एंगुलर पोजीशन आप यहाँ कहीं आउटर लेकर या इसके इनर पार्ट में भी दिखा सकते हैं ट्रांसफ़र करके। तो जो वेक्टर रूल था उसमें यहाँ पर भी ध्यान देना था कि जो ΔR हम लिखना चाहते हैं उनमें से r प्लस, अब ये डायरेक्शन को ही शो करता है जो माइनस के रूप में दे दिया गया, और r, तो ये डायरेक्शन के लिए दिया गया है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा कि ये स्क्वायर हो जाते हैं, ये वैल्यू लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर उसका अगर कोई फैक्टर है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जब आप देखेंगे तो आता है, मॉड ले रहे हैं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका माइनस साइन इसी पर, प्लस 2a। अब यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन की भी बात है, तो r इंटू माइनस आर कॉस फाई या थीटा, जो भी आप याद करते हैं। फाई है थीटा है, थीटा लिखते हैं थीटा लिखिएगा, फाई लिखते हैं फाई लिखिएगा। अब इसको आप ऐड करके देख सकते हैं, 2r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2r स्क्वायर कॉस थीटा, सॉल्व करते जाइएगा। 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप ब्रेक कर दीजिएगा यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मान रख कर सॉल्व कर लीजिए तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया। चार्ट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आ रहा है यहाँ पर 2r साइन थीटा बाई 2। तो आपने ज्ञात कर लिया विस्थापन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ए टू बी। जितना एंगल दिया होगा आप रख कर उसको डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। तो आज आपको हमने इस तरह से देखा, 2 अलग अलग पॉइंट लेकर एक पोजीशन वेक्टर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे सर्कुलर पाथ के लिए, ये समझाया गया है। आपको आर दिया रहेगा, एंगल हाफ करके डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। तो आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, बहुत इजी भी होगा। जो भी प्रॉब्लम होंगे कैसे हैं देख सकते हैं। हम पहले प्रयास कर रहे हैं कि आपको पोजीशन वेक्टर पर मिल जाए, फिर आप उसको चेंज करके डिस्प्लेसमेंट के लिए ले लें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट आपको दे दिए गए हैं जैसा कि लिखे हुए थे, पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये मॉड है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन मॉड नहीं लेते हैं तो जैसे एक्सप्लेनेशन था वो देना होगा। तीसरे नंबर पर देखिए, जो विस्थापन की बात की गई थी उनमें अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में ले लें तो वो वेलोसिटी को शो करता है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि डेल्टा आर जो लिखे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मॉड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे देखिएगा, मॉड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक फिगर ड्रा कर रहे हैं जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो देख सकते हैं इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ड्रा कर दे रहे हैं, किस तरह से आप लेंगे ये देखिए। ए से बी तक आपने मूव किया या बी से सी तक मूव किया, और इधर हम कोई पोजीशन आपको दे दे रहे हैं ए से बी, ध्यान दीजिएगा। तो किसी एंगुलर पोजीशन में आप ये मान लीजिए कि ये θ1 है, बी से सी गया, इसका रेफरेंस या तो आप इधर या टोटल लेकर ए से भी दिखा सकते हैं। जैसे टोटल लेंगे इसे रेफरेंस पॉइंट से तो इसको आप θ2। तो आपने देखा कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ए से अगर जानना चाहेंगे तो ए से बी पहला वाला और वहीं फिर आगे सी तक बढ़ा है, तो हम इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो θ2 में से θ1 माइनस कर दीजिए और ये डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन को शो करता है डेल्टा थीटा। तो इस फिगर में आपको जो दिखाया जा रहा है देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और लार्जेस्ट दिए हैं θ2, अब यहाँ पर माइनस θ1, तो ये कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर यूनिट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन में आप ले लीजिए, रेडियन में यूज कर सकते हैं इसको।
तो दोनों में जैसे हमने लीनियर कहा था उस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में समझाया गया है, आप रख कर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चैप्टर में कोई इस तरह से एंड नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर हमने स्टार्ट किया है। पोजीशन वेक्टर भी छोटा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, छोटे पार्ट हैं जिन पर प्रॉब्लम आ भी सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें और भी टॉपिक है, देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर है एंगुलर, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी भी है। जैसे आप लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी भी यहाँ पर देखी जाएगी और आप एक्सीलरेशन की बात करते हैं, उसका भी आप अध्ययन करते हैं किस तरह से होगा। लीनियर वेलोसिटी का कोई रिलेशन की बात करते हैं तो उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं, देखना है इनमें क्या रिलेशन होगा। जब लीनियर वेलोसिटी है तो सर्किल में आप जानते हैं इसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो यहाँ पर लीनियर एंगुलर का रिलेशन में देखा जाएगा। तो हम पहले जो ड्रा किए थे देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए थीटा आर यहाँ पर परपेंडिकुलर कहा गया था, ये सेंटर है। लीनियर वेलोसिटी की बात होगी, भी हम सॉल्व करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, सॉल्व करेंगे। उनमें क्या रिलेशन है तो यहाँ से देख सकते हैं। हम ये आर्क को मान ले रहे हैं ए टू बी, ये कोई आर्क है, इसको आप डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो नामिनेशन है अगर डेल्टा के टर्म में है तो यहाँ भी डेल्टा ले लीजिएगा। तो देख सकते हैं जो एवरेज एंगल डेल थीटा लिखा हुआ है तो आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन रेडियस इस तरह से, या डेल्टा थीटा तो जो आर का आपने ड्रा कर रखा है दिखाने के लिए, डेल्टा आर रेडियस आर है, ये आर के रूप में है। आप इससे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में तो देख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी 1/r अलग कर लिया, डेल आर बाई डेल टी, ये फैक्टर थे देख लीजिए। इसमें डेल शब्द लगाया गया है, लिमिट वगैरह रहता ही है, डेल थीटा को डी थीटा, यहीं पर लिमिट वगैरह लिख लिया जाता है, यहाँ भी लिमिट ले लिया जाता है। हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ओमेगा 1/r इंटू वी, या आप कह सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू वी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपने कोई रिलेशन प्राप्त कर लिया। सबसे पहले हमने कहा जो आप जानते हैं जैसे कोण बराबर चांबटे त्रिज्या, तो ये आर्क है, रेडियस है। फिर आप इसमें कोई एक ऐसा सिस्टम ले जो इसको रिजॉल्व करके किसी और फॉर्म में ले जाता हो। तो जो डेल्टा है वो एवरेज वैल्यू है, इसको हमने एवरेज वैल्यू के रूप में लिखवाया और इसमें तीनों रिलेशन एक साथ आ गए जैसा ये बना हुआ है। इसी तरह से हम सबको कुछ न कुछ पॉइंट देकर सॉल्व कर सकते हैं और उसका आप अभ्यास करेंगे कि किस तरह से ये संभव होगा, जैसा अभी हमने दिखाया। यहाँ पर डिफिनेशन आप जानते ही हैं, ये तो रिलेशन है दोनों, इस तरह दिखाया गया है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको कहीं भी नहीं मालूम है तो अलग से आप पढ़ते हुए हैं v के बारे में भी। अगर ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, तो इस तरह से
आप इसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्प्ले में आप 1 रिवोल्यूशन का लेना चाहते हैं तो 0 हो जाएगा, हाफ का लेना चाहते हैं तो पाई आर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं या प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। तो यहाँ से भी आ जाता है। ये इनको सॉल्व करने के लिए ये इस रिलेशन में इनकी चर्चा की गई है। अगर आप ओमेगा निकालना चाहते हैं तो 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। एन को आप अलग से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो आप एन यहाँ पर रख सकते हैं। टाइम फैक्टर की बात हो रही हो तो n = 1/t आप इनको रख सकते हैं। तो ओमेगा आप यहाँ से सॉल्व कर लें तो इसमें वो वैल्यू रखी जा सकती है। v का अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से फिर यहाँ रखी जा सकती है। लास्ट में आप r की पोजीशन या तो दिया होगा या आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक्स तो बहुत हैं, स्टार्टिंग है, इनको आपको पूरा करना है, ध्यान भी देना है। तो चलिए, बहुत छोटे क्वेश्चंस को हमने जो बताया आपको याद भी हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को ये फॉलो कर रहा है, या इससे पहले जो टॉपिक्स या क्वेश्चन लिखे गए हैं वो आपने देखा कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत छोटे क्वेश्चन जो टीजीटी या पीजीटी लेवल के हैं आए हुए हैं, तो हम एक फाइनल क्वेश्चन दे दे रहे हैं। बहुत ईजी है। देखिए, एक घड़ी के पेंडुलम की सुई की चाल या स्पीड सेकंड वाली सुई के लिए ज्ञात कीजिए। सेकंड वाली सुई के लिए तो अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो बन गया। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आप जैसा चाहें उसका कोई नाम रखकर सॉल्व करें। 1 रिवोल्यूशन के लिए फार्मूला दिया गया है कि 1 रिवोल्यूशन में हम कैसे उपयोग करें और किस तरह से उसकी हम पोजीशन वगैरह को दिखा सकें। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का उपाय कुछ ही सेकंड का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, रेडियस दिया हो तो आप कह सकते हैं कि v = r ओमेगा, और ये आप कह सकते हैं ओमेगा नहीं दिया है तो 2 पाई/t। तो v 2 पाई r/t ये है मीटर पर सेकेंड। यहाँ से तो यहाँ से वेलोसिटी हम ज्ञात कर सकते थे, जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। 2 पाई r/t देख लीजिए, r यहाँ पर है, ओमेगा को हमने 2 पाई/t लिखा है। या तो आप देखें ओमेगा को 2 पाई n भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के टर्म में, उसको आप रख दीजिए तो v की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड मेजर कैसे हो सकता है ये आपको हेल्प किया गया। ओमेगा कैसे मेजर हो सकता है यहाँ भी हेल्प किया गया है, और उनके रिलेशन कैसे प्राप्त होंगे वो आपको लिखकर दिखाया गया। तो सर्कुलर मोशन जब भी आपको पढ़ने हैं, पहले उनके कॉलम को जो डिवाइड किया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए कि क्या क्या कहा जा रहा है और कैसे उसको बताया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन को डिवाइड किया, तो इनिशियल पॉइंट जब आपको पता होगा तो फाइनल आप धीरे धीरे उसमें सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक क्वांटिटी को भी निकालिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी या ओवर ऐसा आप सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से नोट करके दिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा था मॉड ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आंसर था 2r sin θ/2। अगर आप फिगर दिखाना चाहें तो इस तरह का, यहाँ से देखिए डेल्टा r है तो 2 डिफरेंट पोजीशन होना ही चाहिए। जैसे ये है तो यहाँ से ये शो कर रहा है, रेडियस है, यहाँ देख सकते हैं, इसको आप ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, ये है। यहाँ से देखिए डेल्टा r
तो अगर आप इसी पर कोई वेलोसिटी ले लें, जैसे आप भी ले लीजिए, यहाँ में भी ले लीजिए, एंगुलर पोजीशन डेल थीटा या थीटा है, तो चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उसका भी मॉड आप ले सकते हैं ऐसे 2v साइन थीटा बाई 2। चेंज इन सेंटीमीटर एक्सलेशन, तो मॉड लेकर 2ac साइन थीटा बाई 2। किसी का भी आप रिटर्न कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सलेशन है, आप रिटर्न कर सकते हैं। कोई वैल्यू है दिया हुआ रख सकते हैं। जैसे अभी आपको अभी ना मालूम है, बताया गया आर ओमेगा, AC नहीं मालूम है, आगे लिख कर आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर, यह आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नहीं मालूम है 2 पाई n, n नहीं मालूम है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो ये सब वैल्यू है जो रख कर देखा जाता है। अगर आपसे अब बल की बात किया जाए मॉड में, तो आप कह सकते हैं फोर्स के लिए, जैसे यहाँ लिखा है 2fc साइन थीटा बाई 2। तो एक साथ आपने देखा विस्थापन के लिए या कोणीय विस्थापन की भी बात हो रही थी, तो इसमें θ2 माइनस θ1 इस तरह का कोई फैक्टर था जो कोणीय विस्थापन के लिए कहा जा रहा था ऐसे। तो उम्मीद है आप प्रयास करेंगे सही। हम आज इतना ही रहने दे रहे हैं। आपको जितने टॉपिक बताए गए हैं उसको लिखिए, अभ्यास करिए और धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए। बैक साइड आप पढ़ते रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दूर किया जाएगा।